नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज आजादी के अमृत का महोत्सव का नेक्स्ट सीरीज कर रहे हैं। आज हमारे गेस्ट डॉक्टर शर्मिष्ठा दे है और आज वो एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है लोगों को। बंगाल के लोगों को मालूम है, बाहर के लोगों को मुझे नहीं पता। डॉक्टर दे, वेलकम, प्लीज डू अस द ऑनर्स। थैंक यू सो मच। आजादी की अमृत महोत्सव अपने आप में एक टाइटल है, एक प्लेटफॉर्म है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाया गया है और ये एक जगह दिया गया है कि हाँ, हम लोग उनके बारे में बात करें। देखो, आजादी के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक कर्टन था और उस कर्टन के पीछे भी बहुत लोग थे जिनके चलते इस महोत्सव को आज 75 सालगिरह मनाने की हम लोगों के पास मौका मिला है। लेकिन उस अनकहे अनजाने लोगों के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा क्रांति दिखाया गया था जो आधा सच है, आधा तो झूठ ही है। जो हम लोग आज बहुत कुछ जान पा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया सबके लिए खुल गया है। एक दूसरे के साथ हम लोगों की जान पहचान बढ़ गया है। हम लोग अपने विचार, हम लोग अपने आइडियोलॉजी लोगों के सामने पेश कर पाते हैं। और इसमें ईशा दीदी का एक बहुत बहुत बड़ा योगदान बनके ये चैनल आया है, जहाँ पे हम लोग जो लोग घर में बैठे रहते हैं, अपने अपने काम के काज में बिजी रहते हैं, लेकिन उन लोगों को भी एक मौका मिल रहे हैं जहाँ पे बाकी दूसरे लोगों को बहुत कुछ जानने को मिल पाएगा। मुझे बहुत गर्व है कि आज मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ और आप लोगों के सामने एक ऐसे क्रांतिकारी को ला रही हूँ जिनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। उनके बेटे के बारे में या उनके बेटों के बारे में लोग बहुत जानते हैं, लेकिन जो वृक्ष था वो वृक्ष के बारे में बहुत ज्यादा कोई जानते नहीं। उनके शाखा प्रशाखाओं के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं। चलिए उनके नाम लेते हैं। आशुतोष मुखर्जी। एक छोटी सी हिंट देती हूँ, उनकी मझले बेटे का नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके पिताजी जो है वो है श्री आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी का जन्म किरात में हुआ था। किराट बंगाल की हुगली जिला की एक छोटी सी गांव है। ना उस गांव से बाहर कोई अब कदम रखा था, ना वो जिला इतना बड़ा था कि वहां के लोग वहां से बाहर जाने के लिए कुछ सोच पाते थे। वहां के जमींदार थे श्री गंगा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी तीसरे बेटे का नाम है श्री आशुतोष मुखर्जी। बड़ा भाई उन दिनों में कोलेरा महामारी में गुजर गए। मझले भाई उनके पापा के साथ उस समय का जो भी उनके कारोबार था उसमें जुट गए। तो पढ़ाई लिखाई का जो जिम्मा था घर का, वो आके पड़ा श्री आशुतोष मुखर्जी के ऊपर। और गंगा प्रसाद मुखर्जी उस जमाने का टोल पंडित अपने बेटे को संस्कृत शिक्षा देने के लिए भेज दिए एक ऐसे टोल अधिकारी के पास जो और भी प्रख्यात थे, क्योंकि उनके भाई जो थे उनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस जी। हमारे आशुतोष जी मुखर्जी साहब आए कलकत्ता के भवानीपुर और भवानीपुर सांस्कृतिक टोल में अपना एडमिशन लिया। वहां से उन्होंने अपना जो मैट्रिकुलेशन है, मतलब उन जमाने में क्लास 10 को मैट्रिकुलेशन कहा जाता था, तो मैट्रिकुलेशन वो पास करते हैं
सबसे छोटी उम्र में वो है 14 साल की बालिक उम्र में। जनरली उस वक्त भी इतने छोटे बच्चे को इस पढ़ाई के लिए नहीं चुना जाता था, लेकिन आशुतोष मुखर्जी जी इतनी मेहनती और इतने चुस्त थे कि उनको ये मौका दिया गया था कि वो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में बैठ पाए, जो यूनिवर्सिटी का उस जमाने में नाम था जादवपुर स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सिटी का थ्योरी आया ही नहीं। भवानीपुर टोल, टोल पास करोगे तो जाओगे स्कूल में, वहां पे करोगे अपना मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन के लिए जाना पड़ेगा आपको बहुत सारे परीक्षा के थ्रू। जब टोल में वो पढ़ रहे थे तो उनको संस्कृत में, जब हम लोगों का आज के जमाने का संस्कृत तो है नहीं, तो तब के जमाने का जो संस्कृत टोल जो हुआ करता था वो प्रॉपर एक गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल उस वक्त संस्कृत गुरुकुल बहुत सारे मौजूद थे हमारे देश में। हर एक कोने में, हर एक मोहल्ले में आपको एक ना एक संस्कृत यूनिवर्सिटी जरूर मिलता था, जो आज के दिन में और नहीं मिलता है। देश में हमारे सिर्फ 16 संस्कृत यूनिवर्सिटी रह गया है, जिसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार संस्कृत यूनिवर्सिटी का नाम जानते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी लुप्त है। क्यों लुप्त है ईशा दीदी? एक दिन इसके बारे में भी हम लोग एक बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए हमारे संस्कृत क्या था और आज के दिन में हम लोग कहाँ आके खड़े हुए हैं, और ये डिग्रेडेशन कैसा हुआ है। एक 65 साल की संयुक्त योजना के आधार पे किस तरह से हम लोगों को सारे जगह से बेकाबू कर दिया गया, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो वापस आते हैं हमारे आशुतोष मुखर्जी के शिक्षा और दीक्षा के बारे में। उस समय में जो संस्कृत पढ़ाया जाता था तो संस्कृत में अष्ट अध्याय होता था। अष्ट अध्याय में नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, रीजनिंग या तर्कशास्त्र एक अहम 3 सब्जेक्ट्स हुआ करता था। उसके बाद आता था व्याकरण, उसके बाद आता था एस्ट्रोलॉजी। ये सारे उस वक्त के एक एक सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, और इन चीजों में पंडित अगर आप देखने जाओगे तो माने हुए पंडितों के नाम का लिस्ट जो है वो बहुत 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 लंबा है। और हम लोग बंगाली हैं तो हमें बहुत बहुत ज्यादा इसमें गर्व है कि उस वक्त बंगाल से ये चीज शुरू हुआ करता था कि शिक्षा और दीक्षा बंगाली सबसे आगे हुआ करते थे। सच में आशुतोष मुखर्जी का और एक नाम हुआ है, वो है बंगाल की शेर। उनकी तुलना उस वक्त की ही क्यों, आज की भी सबसे खूंखार प्राणी के साथ किया जाता है बंगाल की शेर, द रॉयल बंगाल टाइगर ऑफ बंगाल। ये टाइटल श्री आशुतोष मुखर्जी जी को जाता है, और इसकी शुरुआत जो है वो उनकी बचपन से ही दिखने को हमें मिलती है। 14 साल की बालिक उम्र में वो आके जादवपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, और वहां पे वो AA पास करते हैं। किसमें ना, अर्थशास्त्र में और फिजिक्स में, रेदर मेटाफिजिक्स में, जिसके लिए आज के दिन में हमें बाहर जाना पड़ता है अगर हम लोग इसमें PG डिग्री हासिल करना चाहे तो। इंडिया में फिजिक्स के PG डिग्री के क्लासेस बहुत कम है, रेदर ना के बराबर है। 3 से 4 यूनिवर्सिटी ऐसे है जहाँ के PG फिजिक्स पढ़ाया जाता है, और इनके टीचर्स हाथ में गिनती के बराबर है। लेकिन उस वक्त में फिजिक्स के माने हुए प्रोफेसर्स हिंदू, बंगाली हमारे देश में हुआ करते थे। आशुतोष मुखर्जी को ऐसे ही टीचर्स अपने बचपन में मिले, जिनका और एक नाम था नील रतन सरकार। SP मुखर्जी, जिनके किताब
हम लोग आज भी पढ़ते हैं फिजिक्स के लिए। ये जब यूनिवर्सिटी में आए, इनके सबसे बहुत एक अच्छे प्रोफेसर इनको मिले थे, जिनका नाम था डॉक्टर अलेक्जेंडर पेडलर। अलेक्जेंडर पेडलर उस वक्त के बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बोल के माना जाते थे, जो ब्रिटिश काउंसिल में भी अटैच्ड थे, जिन्होंने बाद में जादवपुर स्कूल को जादवपुर यूनिवर्सिटी में कैलिब्रेट कराए थे, मतलब उसको बढ़ाए थे अपग्रेडेशन। और उसको एक अपग्रेडेशन करा के उसके एक कॉलेज के मान्यता तक लेके आए थे। और उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी जादवपुर कॉलेज को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर लाके उसको द क्राउन यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया था। मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, वो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेके ब्रिटिश की बहुत बड़े कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे बहुत बड़े कोई कॉलेज हो, वहां पे जाके पढ़ाई कर सकते थे। जो बाद में हम लोग आशुतोष जी के बारे में भी, हम मुखर्जी के जी के बारे में भी हम लोग देख पाते हैं कि वो हायर स्टैंडर्ड्स के पढ़ाई के लिए वो राजा बाजार साइंस कॉलेज से वो डायरेक्ट पहुंचते हैं ब्रिटिश कॉलेज में भी। इंडियन साइंस कांग्रेस में उनका चयन होता है डायरेक्ट राजा बाजार साइंस कॉलेज से। वो अपने साइंस और फिजिक्स के पढ़ाई लेके वहां पहुंचते हैं, जहां पे उनको डॉक्टर D.R. भंडारकर से विक्रमादित्य अवार्ड से नवाजा जाता है। हाँ, उस वक्त विक्रमादित्य अवार्ड हुआ करता था। विक्रमादित्य महाराज नहीं, विक्रमादित्य मैथमेटिशियन, जिनके बारे में हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग जानते भी नहीं है विक्रमादित्य क्या किए हैं। लेकिन विक्रमादित्य वो है जो साइन कॉस थीटा के फॉर्मुलेशन हमारे बिना आजाद के भारत में ऑलरेडी दिए रखे थे, जिनके नाम से ब्रिटिश गवर्नमेंट अवार्ड घोषणा किए थे। तो विक्रमादित्य अवार्ड दिया जाता था जो मैथमेटिक्स में सर्वोच्च शिक्षा को प्राप्त करते थे। और ये कौन देते हैं ना, ये देते हैं द क्राउन। मतलब उस वक्त जो कुछ भी था सब कुछ हमारे ब्रिटिश क्राउन ही था, हमारे कोई वजूद नहीं था। चलिए, लेकिन अकम्प्लिशमेंट तो भाई अकम्प्लिशमेंट है, तो उनको विक्रमादित्य अवार्ड से नवाजा गया। और क्या पहला नौकरी दिया गया ना, वो जादवपुर वाइस चांसलर बने। सबसे छोटे उम्र के वाइस चांसलर बनने का खिताब उनके बेटे को है, लेकिन उनके फादर भी इससे पीछे नहीं थे। तब वो पढ़ाई कर रहे हैं, तब वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बैरिस्टरशिप का। और ये बैरिस्टरशिप का पढ़ाई वो कर रहे हैं ब्रिटिश क्राउन से। वो जाते हैं ब्रिटेन में पढ़ाई करने के लिए। तब तक उनका ऑलरेडी MA BA, उन्होंने BA पहले किए हैं, दो BA है उनका, 2 MA है, एक मैथमेटिक्स में है, एक उनका है फिजिक्स के ऊपर। तीसरा जो था वो है उनका LLD, दैट मीन्स दोज टाइम्स का बैरिस्टरशिप और उनकी कानून के शिक्षा के ऊपर। LLD बिना किए आप उस जमाने का ब्रिटिश थ्रोन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे किसी भी कोर्ट में। और किसी भी कोर्ट का मतलब है उस जमाने का प्रोविंशियल एम्पायर, मतलब जहां से जहां तक ब्रिटिश एम्पायर था, किसी भी कोर्ट को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो जब तक ना आप LLD होते हो। और LLD का जो शिक्षा है वो भारत में उपलब्ध नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में ही उपलब्ध था। तो वो जाते हैं ब्रिटिश में पढ़ने के लिए, और उनको ये पढ़ाई के जो धन है वो उनको श्री धन के रूप से मिलता है। उनका शादी होता है श्री जोगमाया देवी के साथ। जोगमाया देवी जी जो थे, ये बहरमपुर के बहुत बड़ी घराना से है, जो राज घराना माना जाता है। और राज घराने का ये सदस्य थी जिन्होंने अपने
दहेज, हाँ उस वक्त दहेज हुआ करता था, जो आज भी है, आज थोड़ा सा छुप छुपाया है, उस वक्त बहुत ज्यादा खुल खुल के होता था। और वो दहेज में इतना धन लाए थे कि हमारे मुखर्जी साहब के 3-4 शिक्षा और 10 साल की पढ़ाई उस दहेज की धन से हुआ था। इस बीच उनके 5 बच्चे होते हैं, 3 बेटा 3 बेटी, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी गुजर जाते हैं। वापस आते हैं वो, और हम उनको देख पाते हैं एज कलकत्ता हाई कोर्ट जज। 1903 से 1924 तक वो कलकत्ता हाई कोर्ट में एज अ जज रहे हैं। इनकी शिक्षा के साथ इनकी दीक्षा हो जाती है, और दीक्षा आप जानते हो किससे हुआ था? हम लोग आज जिनको विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध रूप से जानते हैं, वो उनके सहपाठी थे। श्री नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में, उनके सहपाठी के रूप में S.N. बैनर्जी के साथ उनको हम लोग देख पाते हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के चाचा जी के साथ। और ये सारे लोग इनके सहपाठी के रूप में जादवपुर यूनिवर्सिटी में वर्तमान थे। और एक शख्स थे, वो थे ऋषि अरविंद जी के पिताश्री। उसमें और एक शख्स भी थे जो हमारे मतलब मेरे परदादाजी थे, जो ठनठनिया कालीबाड़ी के एक सदस्य थे, जिनके बेटे को हम लोग फिर से देखेंगे, जो इनके बेटे के बिल्कुल संगी साथी हुआ करेंगे। जब ईशा दीदी उसके बाद जब इनके बेटे के बारे में जब बोलने के लिए बोलेंगे, तब मैं उनकी कहानी जरूर बताऊंगी। जरूर जरूर। तो हम लोग इनको देख पाते हैं पीसी रॉय के साथ। ये पीसी रॉय क्या है? पीसी रॉय उस जमाने के सबसे और एक बड़ा क्रांतिकारी रह चुके हैं, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। उनको हम लोग छोटे से बोलते हैं पीसी रॉय। ये इनके सहपाठी हुए। और एक सहपाठी कौन हुए? नरेंद्र नाथ दत्ता, जिनको हम कुछ दिन बाद ही इनके पहचानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के रूप में। तिलक, बाल गंगाधर तिलक इनके प्रोफेसर रह चुके हैं। अब आप समझ पाते हो कि इनकी शिक्षा और दीक्षा कैसे हो चुके हैं, क्यों इनको बंगाल के शेर कहा जाता है। ये शेरपन का इनकी जो शुरुआत है, वो शुरू हुआ इनकी एक आर्टिकल के रूप में। जिन एसपी मुखर्जी के बारे में हम लोग अभी अभी बात जिक्र कर रहे थे, वो उनके उस वक्त बंगाली बोल के एक न्यूज মিউট হয়ে গেছে। सॉरी, हाई कोर्ट के जज रहते रहते वो वहां पे अपना एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, और उस आर्टिकल में वो ब्रिटिश क्राउन के कुछ कानून के ऊपर टिप्पणी देते हैं, जिस कानून में आता है उस वक्त का सबसे गंदा कानून, वो है नील कर। नील के ऊपर कर लगाया जाता था, और नील कर के एक कानून आया था कि नील भारत में ही उगेगा, उसकी जो प्रोड्यूस होगा वो पूरा के पूरा भारत के चासियों को, अंग्रेज ट्रेडर्सों को ही बेचना पड़ेगा, और उसका कोई भी प्रोसेस भारत में नहीं हो पाएगा। इसकी अगेंस्ट में
उस वक्त एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, उसको हम लोग बंगाल में नील क्रांति के नाम से जानते हैं। 1919 के जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सारे इसमें भाग लेते हैं, और ये हमारे मुखर्जी साहब का पहला क्रांतिकारी हिस्सा हुआ, जिसमें वो एसपी मुखर्जी उनके प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उनके पीछे आके सबसे पहले खड़े हुए। साथ कौन दिए? रविंद्रनाथ टैगोर के चाचा जी, रविंद्रनाथ के टैगोर के पिताजी, उस वक्त के उनसे पहले जो हुए हैं क्रांतिकारी, और एक उनको हम लोग श्री विद्यासागर महाशय के नाम से जानते हैं। विद्यासागर महाशय ने सबसे पहले एक महासभा का आयोजन किए, जिसमें हम लोग ये सारे छात्र दल को पाते हैं, जिनमें एक थे श्री आशुतोष मुखर्जी, और इन्होंने एक सबसे अव्वल सिपाही बने एसपी मुखर्जी साहब के अरेस्ट होने से, क्योंकि उनके ये जो आर्टिकल निकला उससे के कारण उनको 24 घंटे के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट करके अंडमान भेज दिया था। उस जमाने का सबसे बड़ा कानून यही था कि तुम अगर देशद्रोही पाए गए तो सीधा और सीधा अंडमान भेज दिए जाओगे, बीच में कोई कानून नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, तुम्हें तुम्हारा पक्ष नहीं रखने दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट में नेक्स्ट 24 घंटे से हम देख पाते हैं बंगाल बंद किया जाता है। ये सबसे पहले बार होता है बंगाल में, और इसमें अगुवाई कौन करते हैं? आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, ठाकुर परिवार के पूरे लोग, श्री विवेकानंद जी मतलब नरेंद्रनाथ दत्ता जी, एवं नरेंद्रनाथ दत्ता जी के साथ नील माधव दत्ता, केसी दे मेरे पूर्वज और इनके अपने क्लास के 70 कुल 70 भारतीय छात्र। इनमें अकेला एक अंग्रेजी प्रोफेसर को भी हम लोग देख पाते हैं, जो इनके साथ आके खड़े होते हैं, और उनके ही नाम था अलेक्जेंडर पेडलर, जिसके चलते अलेक्जेंडर पेडलर को 3 महीने के अंदर ब्रिटिश क्राउन के समक्ष पेश होने का ऑर्डर दिया जाता है। कांड बहुत बड़ा हुआ, बहुत दूर तक पहुंचा, एवं इनके एस एन मुखर्जी और हमारे आशुतोष मुखर्जी सर को बहुत ही कम वक्त में पैकिंग बॉक्स में डाल के पेडलर के साथ भेज दिया जाता है द रॉयल सोसाइटी ऑफ एथर कैले में पढ़ाई के लिए, जहां पे उनको बैरिस्टरशिप पढ़ाया जाता है, लेकिन जिनके अंदर भारत के प्रति भारतीय ज्ञान और बोध आ गया हो, उसको ब्रिटेन बांध नहीं पाता है, और वो वापस आते हैं और आके बैठते हैं 1893 में। सिर्फ 23 इयर्स के एज में वो आके बैठ जाते हैं एज अ लॉयर, और फेलो ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के नाते वो कैलकाटा हाई कोर्ट में एज अ लॉयर अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वाइस चांसलर इसके बाद में बने हैं, तो लॉ डिग्री जो है वो उनको बैचलर्स डिग्री लेके ही उन्होंने शुरुआत की अपने। 1904 में वो अपॉइंट होते हैं छोटा जज, पुंसी जज। पुंसी जज मतलब वो कोई भी सिविल मामला देख सकते हैं, क्रिमिनल मामला वो नहीं देख सकते हैं। क्रिमिनल मामला उन जमाने में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जज ही डिसाइड किया करते थे, कौन देशद्रोही है, कौन देशद्रोही नहीं है, कौन क्राउन के लिए लॉयल है और कौन लॉयल नहीं है।
इसके जो अधिकार है वो अकेला ब्रिटिश जज को दिया जाता था, और जितने भी इंडियन जज बने हैं सारे पुंसी जज हैं, मतलब छोटे जज हैं, जो लोग सिविल जजमेंट तो दे सकते हैं लेकिन क्रिमिनल जजमेंट नहीं दे सकते हैं। हमारे जज साहब कहाँ थमने वाले थे, उन्होंने बना लिए अपने बंगाल लेजिस्लेचर काउंसिल। मतलब ये जहां पे भी अपने नाक घुसाए हैं वहां पे ही एक ना एक काउंसिल जरूर बनाए हैं, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, चाहे वो जब वो वाइस चांसलर रहे हैं यूनिवर्सिटी में भारतीय का काउंसिल हो, चाहे जब वो जज के हिसाब से आए तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना लिया। इसमें उस टाइम के जितने भी भारतीय थे सारे आके इनके साथ जुड़ गए। तो अगर हम लोग उस जमाने का हम लोग एक विद्रोह देख पाते हैं जो एक पढ़े लिखे स्तर के वर्ग में देखा जा रहा है और लीडरशिप क्वालिटी के साथ देखा जा रहा है, तो सबसे पहले आशुतोष मुखर्जी का नाम आता है, जिनको हम लोग कोई नहीं जानते। नहीं। हम लोग इट्स सो सैड। रविंद्रनाथ ठाकुर को जानते हैं, हम लोग उपेंद्र बंदोपाध्याय को जानते हैं, हम लोग पीसी रॉय को भी जानते हैं, प्रफुल्ल चंद्र राय को, लेकिन हम लोग आशुतोष मुखर्जी को नहीं जानते हैं। नहीं, शायद जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं ये इनके एक बदकिस्मती है कि इनको कोई नहीं जानते हैं। ये लोग आज के डेट में हम बोलते हैं कैमरे के पीछे के लोग हैं, तो ये लोग उस जमाने में एक पर्दे के पीछे के लोग हुए करते थे, लेकिन इनके कंधे में जो बोझ था वो बहुत बड़ा हुआ करता था, क्योंकि संयुक्त रखना है। और आशुतोष मुखर्जी के अगर हम लोग लेखनी पढ़ेंगे तो उनको सर जॉर्ज क्लेमेन्यू टाइटल देते हैं द फ्रेंच टाइगर के नाम से, जिनको हम बंगाली नहीं जानते हैं, हम भारतीय नहीं जानते हैं, लेकिन उनको कौन रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं? फ्रांस उनको रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, और रिकॉग्नाइजेशन भी क्या देते हैं? द फ्रेंच टाइगर का टाइटल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उनके जितने पेपर्स हुआ करता था हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको दबा दिया करता था, लेकिन फ्रांस में द पियर पेपर्स बोल के या द पियर एसोसिएशन बोल के एसोसिएशन हुआ करता था जो फ्रेंच लिबरेशन को हैंडल किया था उस जमाने में। या जो हरित क्रांति हुआ था, हम हरित क्रांति को बहुत अच्छे से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जो हम किस्सा कहानी सुनते हैं या जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़े हैं, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी हरित क्रांति का नाम हम लोग बार बार सुने हैं, लेकिन हरित क्रांति में जिनके लिखनी सबसे ज्यादा है उनका नाम हम नहीं जानते हैं। उनका नाम है श्री आशुतोष मुखर्जी, जिसके आर्टिकल्स के पूरा ब्लॉक मतलब 2024 आर्टिकल के लिए उनको फ्रेंच गवर्नमेंट या द फ्रेंच क्राउन उनको टाइटल देते हैं द क्लेमेन्यू और द टाइगर ऑफ फ्रांस, नॉट टाइगर ऑफ इंडिया और ब्रिटेन बट टाइगर ऑफ फ्रांस। और ये देते हैं जॉर्ज क्लेमेन्यू, उन्हीं के नाम से ये अवार्ड हुआ करता था। आशुतोष मुखर्जी के नाम से कॉलेज है, आशुतोष मुखर्जी के नाम से स्कूल्स है। आशुतोष मुखर्जी कौन है? आज के बंगाल के बच्चे तो छोड़ दीजिए, भारत के बच्चे को भी नहीं पता है, होगा कोई? आशुतोष मुखर्जी वो शख्स है जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साम्राज्य को इस तरह से हिलाए थे कि वो कलकत्ता छोड़ के दूसरे जगह में अपने कैपिटल को स्थानांतरित करने में मजबूर हो गए थे। आशुतोष मुखर्जी वो रीजन है
कि बंगाल लेजिस्लेटिव एसोसिएशन एज अ पार्टी खड़ा हो पाया था। आशुतोष मुखर्जी वो रीजन है कि आर्य समाज का पतन हो पाया था। आर्य समाज के पतन की पूरा क्रेडिट हम लोग ठाकुर वंश को देते हैं, लेकिन ठाकुर वंश देवेंद्रनाथ ठाकुर खुद अपने लिखने में जिनको महान बताया है, जिनके साथ के बिना वो आर्य समाज की गठन नहीं कर पाते बताए हैं, उनका नाम है आशुतोष मुखर्जी। जिनके धन से, जिनके पैसे आर्य समाज का पतन हो पाया, ठाकुर प्रांगण की तैयारी हो पाया, वो शख्स है आशुतोष मुखर्जी, जिन्होंने अपने 5 साल का पगार देवेंद्रनाथ ठाकुर जी के हाथ में सौंप के बताए थे कि आप समाज का गठन करें ताकि हिंदू छात्रों को हम एक छतरी के नीचे ला सके, हमारे टोल के पंडितों का एक वेतन बांध सके, जिससे उनके भरण और पोषण किया जा सके। क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट टोल पंडितों को खत्म करने का जो योजना था वो शुरू कर दिए हैं। हम जिस वक्त के बात कर रहे हैं ये 1912 या 1904 से ही शुरू होता है या 1923 के बात कर रहे हैं, जिस वक्त मैक्स मुलर के टाइम चल रहा है, जो ऑलरेडी टोल पंडितों से हमारे जो राष्ट्र के जो पुथियां हैं, जो गाथाएं हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किए हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा को दिखाना शुरू किए हैं कि संस्कृत भाषा रिग्रेसिव है, संस्कृत भाषा में जेंडर इक्वालिटी नहीं है, जो गलत है। और आशुतोष मुखर्जी इस चीज का सबसे बड़े पैमाने में विरोध करना शुरू किए। इनके विरोध क्रांति के रूप ले लिया, इनके विरोध भारत की स्ट्राइक के रूप ले लिया, और पहला भारत स्ट्राइक हम देख पाते हैं 1924 में, जिसके पुरोधा 5 लोग हैं: देवेंद्रनाथ ठाकुर, आशुतोष मुखर्जी, इनके एसपी रॉय, श्रीनिवासन रामानुजन, जो उस वक्त मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, और 2 अंग्रेज देख पाते हैं। इनके साथ बंगाल के और एक क्रांतिकारी जुटते हैं, जिसको हम लोग उस वक्त के विद्रोही कवि के नाम से जानते हैं, माइकल मधुसूदन दत्ता। नाम बंगालियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन दूसरों के बारे में दूसरों इतने जानते नहीं हैं। जो उस वक्त के नाना जी, यस, लिएंडर पेस के नाना जी। लिएंडर पेस के नाना जी बोलोगे तो सब कोई पहचान जाएगा दीदी, लेकिन उनके नाम लोगे तो नहीं पहचानेगा। एग्जैक्टली। लेकिन उस वक्त के एक बारे में अगर मैं बताऊं तो उस वक्त के बारे में इन्होंने क्या किए थे, हिंदू धर्म छोड़ के ख्रिस्ट धर्म अपनाए थे, और उसके महापश्चाताप किए थे। माइकल मधुसूदन दत्ता माइकल दत्ता बने थे, और अपने 3 साल के अंदर ब्रिटेन राज छोड़ के वापस आके लिखे थे कि हे भारत माता, मुझे क्षमा करना कि मैं तेरे ये दरबार छोड़ के एक दूसरा देश में गए थे। एक दिन माइकल मधुसूदन दत्ता के बारे में भी काम करो, हाँ, फिर सबको पता लगेगा माइकल मधुसूदन दत्ता कौन हुए थे। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे उस वक्त के क्रांतिकारी इतने सारे हैं कि हम लोग गिन के खत्म नहीं कर सकते हैं। नहीं, एग्जैक्टली। लेकिन इन लोगों को
ब्रिटिश राज ने कभी सैंक्शन नहीं दिया, इन लोगों को ब्रिटेन राज ने कभी पर्दे के सामने आने ही नहीं दिया, और ना ही हमारी शिक्षा इस कदर उन्नत हो पाया कि हम अपने किताबों में इनके बारे में पढ़ाई करें। Exactly. इनके बारे में बंगाल में भी कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। नहीं। आप अगर आशुतोष मुखर्जी के नाम अगर आप गूगल करने की कोशिश करोगे, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन भी कुछ नहीं है। इनको सिर्फ इतना मान्यता है कि ये एस.सी. मुखर्जी के पिताजी है, श्यामा प्रसाद, एस.पी. मुखर्जी के पिताजी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी है, और इनके बारे में इतना लिखा हुआ है कि ये जज हुए हैं। लेकिन ये नहीं पता कि ये कॉलोनियल दौर के सबसे पहला वो सेनानी है जो बंगाल बंद किए थे। आशुतोष मुखर्जी के क्रेडेंशियल्स में अगर हम लोग इसके बाद अगर देखते हैं तो उनको गवर्नर ऑफ बंगाल, द अर्ल ऑफ लिंटन, उनको सर की उपाधि देते हैं, उनको नाइटशिप दिया जाता है जो वो लेते हैं, लेकिन कभी अपना जीवन दशा में उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किए हैं। रेदर कुंसी जज से जब उनका इवैल्यूएशन होके फर्स्ट क्रिमिनल जज बने जो इंडियन ओरिजिन के थे। हाँ, आशुतोष मुखर्जी जी के ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो फर्स्ट क्रिमिनल जज बने अंग्रेज जमाने के। क्यों ना उनके पीछे कर्ल यानी कि एक नाइट, उस वक्त भी ब्रिटेन थ्रोन जो है उसमें नाइट्स एंड कर्ल्स हुआ करते थे, तो 3 कर्ल्स उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे जब वो बैरिस्टरी पढ़ने गए थे तब उन दिनों से। और इनके काम और काज को लेके वो लोग ज्यादा पैशनेट थे। 3 कर्ल थे इनके, 3 नाइट थे इनके, जो बहुत अच्छा दोस्त थे और हर एक विषय में आशुतोष मुखर्जी जी को बहुत सारे हेल्प इन लोगों से मिला करता था। लेकिन अगर हम लोग इनके पूरे पूरे नाम भी अगर देखने जाएंगे तो इनके नाम नहीं मिलता है। इनकी और एक कामयाबी हुआ है, जो इन्होंने अपना घर बनाए थे उसका नाम था सरस्वती भवन। भवानीपुर में आप अगर आज भी देखोगे तो सरस्वती भवन एग्जिस्ट करता है, जो बाद में एस.पी. मुखर्जी का लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता था, और अभी वहीं पे आशुतोष मुखर्जी लाइब्रेरी भी बनाया गया है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन टेक ओवर कर चुके हैं। यहाँ क्या होता था, यहाँ पे ढाका सरस्वत समाज का गठन किया गया था। क्यों ढाका समाज? उस वक्त बंगाल डिवाइडेड नहीं था, संयुक्त भारत हुआ करता था, संयुक्त बंगाल हुआ करता था, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ढाका, आज के बांग्लादेश का आधा हिस्सा बंगाल हुआ करता था, कोई पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान तो उनके बेटे की बात है, तब तक तो हम लोग आशुतोष मुखर्जी भी गुजर चुके हैं। तो इन्होंने और क्या क्या हासिल किए? भाषा ज्ञान। ये पाली संस्कृत जानते थे। वो संस्कृत नहीं जिस संस्कृति को हम आज संस्कृत के रूप में जानते हैं ना, ये पाली संस्कृत जानते थे, जो पाली संस्कृत में ओरिजिनल वेदों की गठन किया गया था, जिस भाषा को हम लोग आज डिसाइफर करने के लिए जर्मन से लोग बुलाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में पाली संस्कृत एक भी पंडित नहीं जानते हैं। चाहे आप काशी से ले लो, चाहे आप तमिलनाडु से ले लो, चाहे आप मद्रास से ले लो, कोई नहीं जानता है। इसके लिए हमें किसको हायर करना पड़ा है? जर्मन से पंडित आ रहे हैं जो लोग पाली संस्कृत जानते हैं। संस्कृत का जन्मभूमि कौन सा है? भारत। ईशा दी, शायद
इससे ज्यादा अगर हम लोग बोले ना शर्म की बात और कुछ नहीं है आज के दिन में। सही बात। इतने साल के आजादी के बाद हम कम वो से कम भाषा को हमारे भूल गए हैं। भाषा को, हमारे खुद के भाषा को तो जिंदा रखना था। ये मतलब सही बात है। जिन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम हमारा बनाया है, ये तो फिर एक दिन हम लोग विस्तार से इस पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल। बात करनी है, मुझे एक्चुअली बात करनी है इसके बारे हाँ। में भी। बड़ा दुख होता है, दुख बहुत होता है। और 65 साल की आजादी, 65 साल की आजादी तो हम लोग सब कुछ खो ही चुके हैं। अगर एग्जैक्ट। देखा जाए तो 8 साल की आजादी तो हम लोग बोल सकते हैं, 7वीं साल चल रहा है, 8वीं साल में जाएंगे तो 7 साल की आजादी हम लोग बोल सकते हैं। बाकी का हम लोग आजादी बोल नहीं सकते। हमारे आशुतोष सर पाली संस्कृत को अपने मातृभाषा की तरह जानते थे। ये एमए पाली संस्कृत में थे, एमए अंग्रेजी में थे, एमए बांग्ला भाषा में थे, तो 3 हो गया इनका एमए। ये रशियन और फ्रेंच मातृभाषा के समकक्ष जानते थे, जिसके लिए इनको मिलती है नाइटहुड, जिनके लिए इनको मिलती है और एक ये मेंबर ऑफ कैरेलियो मैथमेटिको डी पलेमो, मतलब द फ्रेंच यूनिवर्सिटी और द हाईएस्ट ऑथर, हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फ्रेंच इन मैथमेटिक्स माना गया है। ये सोसाइटी का ये मेंबर थे। इन्होंने अपने जीवित दशा में बहुत सारे एकेडमिक सोसाइटीज के मेंबर रह चुके हैं। हम लोग कुछ बात करते हैं, जो है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, जैसे मैंने आपको अभी अभी बोला था, ये 12 में हम लोगों को उन दिनों में एस्ट्रोलॉजी भी, साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ गिमिक। एस्ट्रोलॉजी हमारे सनातन धर्म की कोई छोटा सा या वो जादू टोने करने के लिए नहीं है, ये अपने आप में एक साइंस है। और उस जमाने में ब्रिटिश क्राउन, फ्रेंच क्राउन इसको एज अ सोसाइटी मानते थे, और इसमें रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी था जो 1885 में इनको फेलोशिप देते हैं। मेंबर ऑफ बेडफोर्ड एसोसिएशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल टीचिंग में ये मेंबर थे। साउंड। ये रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स डी फ्रांस के मेंबर हैं। क्यों मेंबर है भाई ये इतने सारे? रॉयल आयरिश एकेडमी के मेंबर हैं, मतलब ब्रिटिश क्राउन के 3 सेगमेंट, तीनों के तीनों सेगमेंट, आयरिश सेगमेंट, ब्रिटेन सेगमेंट, इंडियन सेगमेंट, ईस्ट वेस्ट एंड आयरिश, 3 सेगमेंट इनको रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, एकेडमिक रिकॉग्नाइजेशन देते हैं। लेकिन सबसे पहले इनको तब होता है जब ये ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट में सर के उपाधि पाने के बावजूद टैगोर खानदान के साथ, टैगोर खानदान इसलिए बोल रही हूँ, ठाकुर खानदान ना बोल के, क्योंकि टैगोर खानदान को वीडियो। टैगोर, एक सेकेंड, टैगोर खानदान को साथ लेके इन्होंने वही ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में अपना मोर्चा खोलते हैं। वेरी गुड। तो भारत के पहले क्रांतिकारियों को अगर हम लोग जानना चाहते हैं, तो जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो पिता है, वैसे ही बंगाल की क्रांति के भी वो जनक हैं। और इसीलिए बंगाल के जितने भी लोग या हमारे आजादी की, सचमुच के आजादी की जो गाथा है,
उसमें उनको रॉयल बंगाल टाइगर ऑफ बंगाल बोला जाता है। उनका और एक सवाल पूछती हूँ। मैंने बचपन में हमेशा सुना था मेरे फादर वगैरह से, हाँ कि ब्रिटिश थर-थर कांपते थे उनके नाम से। दैट इज अ फैक्ट, इजंट इट? जी हाँ, ब्रिटिश इट इज अ फैक्ट। जहां पे ये खड़े हो जाते थे और बोलने शुरू करते थे, 2 सेकंड के बाद इसके जनसभा में जन सैलाब बन जाता था। और यहाँ से शुरू होता है और एक क्रांतिकारी का जिंदगी, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी उड़ीसा से पढ़ने आए थे भवानीपुर टोल में, जहां इनके प्रोफेसर बने थे आशुतोष मुखर्जी जी। जब इतने बड़े गुरु थे तो ऑब्वियसली इसलिए इनको कहा जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, जिसके नाम काफी था, जिसके लिए जॉर्ज II बोलते हैं कि आप भारत छोड़ हमारे देश में आइए और हम आपको सर उपाधि के समेत ब्रिटेन में हमारे किले के साथ किला बना के आपको मोनर्क या राज्यसभा के एक मंत्री पद देते हैं। पर वो हंस के वहां से वापस आ जाते हैं और उस वापसी के कारण बनते हैं इस उनके मझले पुत्र के उपनयन। मतलब हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उपनयन संस्कार को एक मौका बना के वो ब्रिटेन से वापस आ जाते हैं। इनके गाथा तो इतना बड़ा है कि शायद पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग इनके गाथा खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद हमें जब हमारे टाइम सोर्स जो है वो बहुत कम है, तो गाथा चलता रहेगा। और आजादी के वर्षगांठ के बाद भी हम लोग इस गाथा को चालू रखने का कोशिश जरूर करेंगे ईशा दीदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू कि आपको मैं जब भी बुलाऊंगी ना, आपको आना पड़ेगा। इट वाज सो नाइस। मतलब आई एम एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी बैड, क्योंकि आई हैव गिवन अ टाइम टू अनदर पर्सन, एंड वो बोलने वाले स्वामी विवेकानंद के बारे में। मतलब आई हैव बैक टू बैक हेवी स्टॉक्स। जरूर जरूर करते हैं। और आज हम लोग आशुतोष जी मुखर्जी के बारे में यहीं पे समाप्त करते हैं। इनके शायद मेरे बोलने पे लोगों के अंदर थोड़ा सा जागरूक होने का चांसेस दिखेगा, और शायद लोग और साउंड वो लोग जरूर कोशिश करेंगे आगे से आशुतोष मुखर्जी जी के बारे में भी अपना ज्ञान को बढ़ाने का। और इस दौर में हम लोग आशा रखते हैं कि आगे हमें बहुत सारे सोशल मीडिया में भी आशुतोष मुखर्जी जी के बारे में जानने का मौका जरूर लगेगा। थैंक यू ईशा दीदी, आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। सो मच थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहती हूँ कि आशुतोष मुखर्जी ने जो भी सिखाया है, वो उसको आपने इतना सारा कुछ बोला है, उसको आगे बढ़ाए लोग, और आगे बढ़ाने के बाद मतलब उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। इसी के साथ आज खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच। और मेरे जो व्यूअर्स है उनको यही कहना है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमने जो बातें बताई है, शर्मिष्ठा जी ने इतने अच्छे बातें बोली है, इनको फिर से हम बुलाएंगे एंड आगे भी हम ऐसे ही कहानियां बताएंगे। थैंक यू। श्योर, थैंक यू सो मच।